हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप मजे में होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया टॉपिक। आइए आज हम लोग सीखेंगे एरिया वेक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज के ही वीडियो में गॉस थ्योरम, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाके देखिए, ताकि ये लेक्चर आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ एरिया वेक्टर। हम बात करेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल तरीके में देखें तो नॉर्मली हम एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं फोर्स फील्ड्स की तो ऐसे केसेस में हम एरिया को एक वेक्टर मानने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम एरिया को घुमाते हैं, उसकी डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसको बदला जा सकता है। जैसे अगर आप सपोज करें ये आपके पास एक एरिया है और यहां से लेके यहां तक फील्ड लाइंस जा रही थी, ठीक है, तो ये इसमें से पास होंगी। लेकिन अगर मैं इस एरिया को घुमा दूं तो जो फील्ड लाइंस पहले इसमें से पास हो रही थी वो इसमें से पास नहीं होंगी। यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बदला जा सकता है जस्ट बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन या एंगल ऑफ द एरिया। इसीलिए हम लोग एरिया को फील्ड्स के केस में, फोर्स फील्ड्स के केस में एक वेक्टर मानते हैं, और इसी को बोला जाता है एरिया वेक्टर। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, अगर आपके पास एक एरिया है ए, तो उस एरिया के परपेंडिकुलर अगर आप एक वेक्टर बनाएंगे और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर हो जाए, तो वो वेक्टर उस एरिया का एरिया वेक्टर बन जाता है। इसका मतलब एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी एरिया के नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन एन कैप की, तो ये एन कैप हमेशा नॉर्मल होती है टू द गिवन एरिया। जिस भी एरिया के एरिया वेक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये एन कैप उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है तो हम उसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल को इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये जो एरिया वेक्टर है इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरिया है, ठीक, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, यहां पर फील्ड भी है बच्चों। तो हम मान लेते हैं सपोज यहां पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इस एरिया का जो नॉर्मल बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, दिस विल बी नॉर्मल, और इसी को हम बोलेंगे एरिया वेक्टर ए। तो ये देखो, ये एरिया के नॉर्मल है, और सपोज इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। तो यहां पर इस एरिया का वो कंपोनेंट जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, अगर उसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा। बच्चों, इस ए कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, आगे मैं इसको लिखवा भी दूंगा आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो ये आ जाएगा ई इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। तो ये ई ए कॉस थीटा बन जाएगा, और हमको पता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ए बी कॉस थीटा इज द डॉट प्रोडक्ट। ये तो था अगर ओपन सरफेस हो। अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज सरफेस है लाइक दिस, तो इस क्लोज सरफेस के लिए मैं इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लूंगा। ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे इसके एरिया का, और इसको हम बोलेंगे, इसका जो ये नॉर्मल बनेगा, ये एरिया वेक्टर जो बनेगा, इसको हम बोलेंगे डी एस वेक्टर। अब मान लेते हैं इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जा रही जिसमें ये सरफेस रखा गया है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से सपोज पास हो रही है। तो हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है ई। अब इन दोनों के लिए जो आपके पास यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा, थीटा वेरिएबल रहेगा, ध्यान दो। ये डीएस के लिए थीटा वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर एक एरिया एलिमेंट ले लूं डीएस वेक्टर, तो अगर आप नोटिस करो इसके लिए थीटा की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, इसके लिए थीटा ऐसे बन जाएगा। और अगर मैं यहां पर कंसिडर कर लूं एक और एरिया,
इसके लिए जो ds वेक्टर होगा इसका एंगल कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग जो फ्लक्स होता है उसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो यहां पर हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस s। इसको बोलते हैं बच्चों क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल करते हैं और तब हमारे पास फ्लक्स निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या सीखा हमने यहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये बेसिकली हमें बताता है किसी भी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, किसी भी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं अगर हम उस एरिया को फील्ड के परपेंडिकुलर कर दें। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये आपके पास एरिया था, ठीक, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ऐसे जा रही थी, ध्यान से समझना, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही थी। अब इस एरिया का वो कंपोनेंट जो इस फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो अगर मैं उसे बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी वो इफेक्टिव एरिया बन जाएगा। ये इसका इफेक्टिव एरिया है जो एक्चुअली में काम आ रहा है। ठीक है, अगर इस एंगल को बनाया जाए, एक मिनट, इसको ऐसे बनाते हैं, यहां से ये हमारे पास अगर एंगल बन गया है ना, ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये वाला एरिया अगर आप निकालें, ये एंगल जो हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा। अगर इसका एरिया वेक्टर यहां पर जो बन रहा है, इफ दिस इज ए वेक्टर, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर आप इसका ये वाला इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करें ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये आ जाता है ए कॉस थीटा। यानी एक एरिया का इफेक्टिव एरिया वाइल ब्लॉकिंग द फील्ड, या कितनी फील्ड पास होगी परपेंडिकुलर, तो वो जो इफेक्टिव एरिया निकल करके आता है वो आता है ए कॉस थीटा। और यही कारण है जब हम फील्ड निकाल फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव एरिया। तो ये बन जाता है ई ए कॉस थीटा, या मैं फ्लक्स को लिख सकता हूं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया से आता है, और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी बनता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट से हमें मिला है। अब यहां पर एक काम की बात आपको ध्यान रखनी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दिया गया है एज ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, और जो एरिया वेक्टर आपको दिया गया है एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो जो फ्लक्स आपके पास निकल करके आएगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, वो आ जाएगा ई एक्स इंटू ए एक्स प्लस ई वाई इंटू ए वाई प्लस ई जेड इंटू ए जेड। ये हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर से मिलता है। इसीलिए हम फ्लक्स को डॉट प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको लिखा जाता है ई वेक्टर डॉट डी एस या डेल्टा एस वेक्टर। यहाँ पर डेल्टा एस छोटा वैल्यू है, तो अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना होगा आपको इसको इंटीग्रेट करना होता है फॉर अ क्लोज सरफेस। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, देखिए जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक सिंपल तरीका तो हमारे पास होता है फ्लक्स कैलकुलेट करने का। जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो हमारे पास होता है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। ठीक है, अब ये हमें लगता है कि बड़ा सिंपल है,
लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने पर आते हैं तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आइए समझते हैं वो प्रॉब्लम क्या है, तभी आप समझ पाएंगे कि गॉस थ्योरम हमारे इतने काम का क्यों है, हम गॉस थ्योरम को इतना यूजफुल क्यों मानते हैं। ये बात आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए गॉस थ्योरम को समझते हैं। पहले गॉस थ्योरम का आसानी क्या है, गॉस थ्योरम क्यों इतना यूजफुल है, ये बात हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, यहां पर हम बात करेंगे अभी फ्लक्स की। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई, जो मैंने येलो एरो से यहाँ पर शो किया है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जा करके उन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये सब उसी के ऊपर बेस्ड है। अब क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मैं इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर कर लेता हूँ। एलिमेंट्स मतलब पीसेस, छोटे छोटे पीस। जैसे फुटबॉल जो है वो लगती तो पूरी गोल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो वो पेंटागन और हेक्सागन से मिलकर बनी होती है। तो ठीक ऐसे ही ये भी उसके छोटे छोटे पैचेस हैं। ठीक ऐसे ही मैं यहां पर एक एरिया निकाल लेता हूं, एलिमेंट। ऐसे ही मैं यहां पर एक एरिया निकाल लेता हूं, एलिमेंट। ठीक है, और इन सब के एरिया वेक्टर्स हम लोग बना देते हैं। ये हमारे पास आ गए छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंगल। यहां पर एंगल है थीटा 1, यहां पर एंगल है थीटा 2, यहां पर एंगल है थीटा 3। अब अगर मैं इनका छोटा छोटा फ्लक्स निकालूं तो छोटा सा जो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई, वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यानी ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा, जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं फाई, तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई करना पड़ेगा फॉर द क्लोज सरफेस एस, जिसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन हम यहां पर कर रहे हैं सरफेस की टर्म्स में, क्योंकि सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करो, इसमें एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि यहां पर ये जो थीटा है ये भी कांस्टेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट अ कांस्टेंट। देखो डीएस भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंजिंग है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और थीटा भी चेंज हो रहा है। तो भाई जब हम सिंगल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इनमें से किसकी रिस्पेक्ट में करें। अगर डीएस की रिस्पेक्ट में करता हूं तो थीटा की वजह से आंसर गलत, अगर थीटा की रिस्पेक्ट में करते हैं तो डीएस की वजह से आंसर गलत। तो हमारे पास यहां मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाती है नॉर्मल तरीके से क्लोज सरफेस को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए मुझे इन सारे थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो इसका सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया एक साइंटिस्ट ने, और उसी के नाम पर बनाया गया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बेसिकली ऐसे ही क्लोज सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्क्राइब करता है। गॉस थ्योरम बताता है कि जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, उसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग द चार्ज इनसाइड या एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर मान लो ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, मान लीजिए ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, और मैं इसके अंदर का फ्लक्स निकालना चाहता हूं, और इसके अंदर ये पड़ा है एक चार्ज है Q1, ये है दूसरा चार्ज Q2, ये है तीसरा चार्ज -Q3, अभी तक ये दोनों प्लस थे है ना, और ये है एक चौथा चार्ज प्लस का Q4। ठीक, तो अब अगर मैं इसका फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ नेट चार्ज को डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन नॉट से। ठीक, अब यहां नेट चार्ज के लिए हम यूज करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा Q1 प्लस Q2, प्लस की जगह हम यहां पर लिखेंगे -Q3। माइनस क्यों, क्योंकि चार्ज नेगेटिव था, तो चार्जेस को ऐड करते समय उनके साइन को कंसिडर करना पड़ता है। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को,
अपना जो इस प्रॉपर्टी का नाम है प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ठीक, तो हमारे पास ये आ गए टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स निकालना हो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, तो आप उस क्लोज सरफेस को जो टोटल चार्ज है उसके अंदर उसको डिवाइड कर दीजिए बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। ध्यान रखेंगे, अगर यहां पर मान लीजिए मैं एक चार्ज Q5 भी डाल देता हूं, तब भी मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। उसकी वजह है, ये जो चार्ज हम यहां पर कंसिडर करते हैं, ये जो नेट चार्ज लिया है, दिस नेट चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस। ये इस सरफेस के अंदर होना चाहिए। बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, बाहर वाला चार्ज फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा। देखो फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सारे अपनी अपनी फील्ड बना रहे हैं, लेकिन बाहर वाले चार्ज की जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। तो जो फ्लक्स इनवर्ड है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड है। ठीक है, तो इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लेंगे तो आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसीलिए इस चार्ज के फ्लक्स को हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसके लिए इनवर्ड फ्लक्स बराबर हो जाता है आउटवर्ड फ्लक्स के लिए, जिसकी वजह से इसका जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स वो जीरो बन जाता है। इसीलिए इसको हम गॉस थ्योरम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है ना, तो गॉस थ्योरम कहता है, जो अब ये गॉसियन सरफेस क्या था जी, देखिए गॉसियन सरफेस, ये जो इस पूरी प्रोसेस में मैंने जो गॉसियन ये जो सरफेस माना जिसके लिए मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल सरफेस, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें गॉस थ्योरम की, गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। एनक्लोज्ड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, फ्लक्स में केवल वही चार्ज कंट्रीब्यूट करता है जो सरफेस के अंदर पाया जाता हो। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ये जो गॉस लॉ है आइए इसका प्रूफ समझते हैं। बहुत आसान प्रूफ है इसका बच्चों, बहुत ही इजी। ये मैंने हमारा गॉसियन सरफेस मान लिया, ये मेरे पास हमारा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बन गया। ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग यहां पर रखते हैं, सेंटर पर एक चार्ज मैंने रख दिया +Q। ठीक है, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, हम सब जानते हैं फील्ड लाइंस कैसी होंगी बच्चों, वो होंगी रेडियली आउटवर्ड। ये बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई इसकी। अब यहां पर गॉस थ्योरम लगाने के लिए मैं इसका छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूं। इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बाहर की तरफ बन जाएगा, ये बन जाएगा ds वेक्टर। ठीक है, अब देखो दोनों रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं थीटा की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर थीटा तो यहां पर 0 डिग्री है। अब ये जो रेडियस है इस गॉसियन सरफेस का वो है कैपिटल R। ठीक है, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, यानी इमेजिनरी। तो मैं चाहूं तो किसी भी शेप का किसी भी साइज का गॉसियन सरफेस बना सकता हूं। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस E, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये सुनो। अब अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं, छोटा सा फ्लक्स इस सरफेस का d∅, तो आप कहोगे वो आ जाएगा E.ds। क्योंकि दोनों में थीटा 0 है तो मैं लिखूंगा EDS cos 0 डिग्री, और क्योंकि cos 0 होता है 1, तो ये बन जाएगा E इंटू ds। ठीक, तो अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो तो मैं करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ d∅ फॉर द एंटायर सरफेस S,
तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई ds फॉर द क्लोज सरफेस। अगर मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन करूं, ई तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा भाई? इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर चार्ज रखा है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, इसीलिए इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पर डिपेंड करती है, देखो, चार्ज पर और डिस्टेंस पर। ना चार्ज चेंज हो रहा है ना डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे। अब ds का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा पूरा सरफेस S। एक स्फेयर जिसका रेडियस r है, उसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो मेरे पास फ्लक्स बन जाएगा E इंटू 4πr²। अब हमें E की वैल्यू ऊपर से उठा करके यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, तो मैं लिखूंगा 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर ये 4π से ये 4π कैंसिल, r² से ये r² कैंसिल, तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा? फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास बची बच्चों phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप याद करो, यही क्या था? यही था हमारा गॉस थ्योरम। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। दिस इज द प्रूफ फॉर गॉस थ्योरम फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम डिराइव कर सकते हैं कूलम्स लॉ को भी बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ याद है क्या था? कूलम्स लॉ कहता था कि जो दो चार्जेस होते हैं, अगर उनको एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया तो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इस बात को हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हमने ये एक गॉसियन सरफेस मान लिया इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। इस स्फेयर के सेंटर में हम लोग रख देते हैं एक पॉइंट चार्ज प्लस Q1। ठीक है, इस स्फेयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r। ठीक, अब गॉस थ्योरम की मदद से अगर मैं यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करूं, फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है ना, तो वो फ्लक्स निकाला जा सकता है। जो इस सरफेस का फ्लक्स होगा फाई, वो होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? है ना, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो फ्लक्स होता है वो तो E इंटू ए होता है। यस और नो? है ना, E इंटू ए होता है, हाँ कि ना? तो अब अगर मैं यहां पर फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E बन जाएगा फाई अपॉन ए। यस और नो? है ना, ये बात समझ में आ गई होगी आप सबको। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। ई ए कॉस 0 डिग्री। वो 0 क्यों होगा? आप कोई भी एलिमेंट लोगे, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड। देखिए मैं बना देता हूं आपके लिए, इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। ये हमारे पास हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। और अगर आप इसका कोई भी छोटे से छोटा एलिमेंट भी लेंगे तो उसका, क्योंकि ये एक स्फेयर है, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही बनेगा। ऐसे ये बन जाएगा ds वेक्टर। तो दोनों के लिए जो थीटा आएगा वो हमेशा 0 डिग्री आएगा। आप कहीं भी बना लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो इनके लिए थीटा 0 ही रहेगा, तो E इंटू ए बन जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाएगी फाई अपॉन ए। ठीक है, अब फाई था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे का सरफेस एरिया 4πr² हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr²। ये क्या बन गई मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज Q1। अब मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट पर यहां पर कहीं भी एक दूसरा चार्ज रखता हूं, इसके सरफेस पर Q2 रखता हूं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद अ फोर्स। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी F, अगर मैं उस फोर्स F को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चार्ज की थी E1, है ना, तो मैं कह सकता हूं फोर्स
एक्टिंग ऑन Q2, जिसको हम बोलेंगे F, वो आ जाएगी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? वैल्यू डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो F का फॉर्मूला आ जाएगा Q2 इंटू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, F का फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से ये बात साफ जाहिर हो रही है कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो यही क्या था? यही था कूलम्स लॉ। तो हमने यहाँ पर गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके कूलम्स लॉ भी डिराइव कर लिया। ठीक, चलिए अब आप एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है -2q एंड +q। अच्छा हाँ, गॉस, इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों एक और चीज समझ लेते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम में एक बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूं ये है आपके पास चार्ज q, मैंने ये दो अलग अलग जगह पर रख दिया, दो अलग अलग सिचुएशंस में मैंने इस चार्ज को रख दिया। एक बार मैंने इसके चारों तरफ एक स्फेयर बनाया, गॉसियन सरफेस। इस स्फेयर का रेडियस है r। दूसरी तरफ मैंने इसी के चारों तरफ एक दूसरा स्फेयर बनाया और इस स्फेयर का रेडियस है 2r। तो अगर मैं इन दोनों का फ्लक्स कैलकुलेट करूं φ1 और φ2 का, लेट्स कैलकुलेट। φ1 की वैल्यू गॉस थ्योरम से आएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, φ2 की वैल्यू गॉस थ्योरम से आएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कह सकता हूं φ1 इज इक्वल टू φ2। इसका मतलब जो गॉस थ्योरम में फ्लक्स की वैल्यू आती है वो साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। साथ ही में अगर मान लो मैं ये चार्ज एक यहां पर तीसरी जगह पर मैं एक चार्ज रख दूं, यहां पर इसी चार्ज Q को रख देता हूं, और अब मैं अपना गॉसियन सरफेस जो बना रहा हूं वो मैं ऐसे अमीबा जैसी सी शेप का बना रहा हूं, रैंडम कुछ भी जैसा मेरा मन कर रहा है। इसके लिए अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं φ3, तो ये भी बच्चों आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब φ1 φ2 φ3 तीनों ही बराबर हो जाते हैं। तो यहां से एक पॉइंट और क्लियर होता है कि जो शेप ऑफ गॉसियन सरफेस है वो भी फ्लक्स को अफेक्ट नहीं करती। यानी मैं किसी भी शेप का गॉसियन सरफेस लूं, मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी जब तक उसके अंदर रखा गया चार्ज सेम है। ठीक, साथ ही में जो गॉस थ्योरम है इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, वो ये है कि अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा है, मतलब ये है चार्ज, अंदर है चार्ज Q1, दूसरा है चार्ज -Q2, तीसरा है चार्ज +Q3, और बाहर रखा है चार्ज +Q4, और यहाँ रखा है चार्ज -Q5। तो अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो उसके लिए मुझे वही चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी Q1 -Q2 +Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये जो Q5 और Q4 है इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही चार्ज फ्लक्स बनाते हैं जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, एनक्लोज रहेंगे। ये बाहर वाले चार्जेस जो हैं Q4 और Q5, ये फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर मैं फील्ड निकालूं, मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं P, अगर मैं इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करूं तो जो नेट फील्ड आएगी E नेट एट पॉइंट P, वो फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज और फिफ्थ चार्ज का वेक्टर सम होगी। यानी फील्ड में बाहर वाले चार्जेस का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फ्लक्स में केवल अंदर वाले चार्जेस का ही कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -2q and +q
are located at points a, 0 and 4a, 0 respectively. आपसे कहा गया what is the electric flux due to these charges. आपको इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है थ्रू द स्फेयर जिसका रेडियस है 3a। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू रखा है a, 0 पर और प्लस क्यू रखा है 4a, 0 पर। चलिए इसकी फिगर बना लेते हैं, बहुत ही आसान सी फिगर बन जाएगी हमारे लिए। ये हमने ले लिया y एक्सिस, ये हमने ले लिया x एक्सिस। ठीक है जी, ये बन गया हमारा ओरिजिन 0, ये आ गया पहला पॉइंट a, ये आ गया दूसरा पॉइंट 2a, ये आ गया तीसरा पॉइंट 3a, ये आ गया चौथा पॉइंट 4a, ये आ गया पांचवा पॉइंट 5a एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास माइनस का a, माइनस का 2a, माइनस का 3a। अब हमें कहा गया है जो स्फेयर है उसका रेडियस है बच्चों 3a, तो मैं वो गॉसियन स्फेयर बना देता हूं 3a रेडियस का। ठीक है, ये हमने गॉसियन स्फेयर बना दिया। अब रखते हैं हमारे चार्जेस को। देखो जो पहला चार्ज है -2q, वो रखा गया है a, 0 पर, तो यहां पर हमने रख दिया चार्ज -2q। और दूसरा चार्ज है प्लस q जो रखा है 4a, 0 पर, यहां पर रखा है प्लस q। आपको इस गॉसियन स्फेयर का फ्लक्स निकालना है। तो हमें पता है जो फ्लक्स होता है बच्चों उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ -2q है, क्योंकि प्लस q तो इसके बाहर है, तो इसका फ्लक्स इसमें अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो नेट फ्लक्स का आंसर आएगा वो आएगा -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको याद रखना है अगर कभी भी फ्लक्स नेगेटिव आए, इफ फाई इक्वल्स टू नेगेटिव, इसका मतलब होता है इनवर्ड फ्लक्स है। और अगर कभी भी फाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब होता है बच्चों द फ्लक्स इज आउटवर्ड। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन भी है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको याद रखना है कि अगर फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है जैसा कि इस केस में है, तो इसका मतलब है फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, इनवर्ड फ्लक्स बना रही हैं। अगर पॉजिटिव आता है फ्लक्स का आंसर, इसका मतलब फ्लक्स आउटवर्ड है, फील्ड आउटवर्ड जा रही है। बात समझ में आ गई सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 4k, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। चलिए देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इससे हमें आइडिया भी लग जाता है कि फ्लक्स के ऊपर, गॉस थ्योरम के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। कोई भी कॉन्सेप्ट तभी अच्छे से समझ में आता है जब आप उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सरफेस है वो YZ प्लेन में है। मान लीजिए मैंने कहा वो सरफेस ये है, दिस इज द सरफेस, ये YZ प्लेन में हो गया। अब अगर आप इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा, यस और नो। तो जो इसका एरिया वेक्टर निकल करके आएगा बच्चों वो आ जाएगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन। यानी इसका एरिया वेक्टर जो आएगा वो हम लिखेंगे ए आई कैप। ए इज द मैग्नीट्यूड, आई कैप इज द डायरेक्शन। इसका मतलब जो एरिया वेक्टर यहां पर दिया गया है, एरिया ए वेक्टर 20 यूनिट्स दिया गया है, तो वो है 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी गई है बच्चों वो 634, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप आपको दी गई है। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना, फ्लक्स निकालना है। हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं कंपोनेंट्स की फॉर्म में, ये सो नो। तो अगर आप ध्यान से देखो ये एक्स और एक्स कंपोनेंट है, वाई वाई जेड जेड। तो फ्लक्स निकालोगे तो आपके पास 20 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0।
तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 120 यूनिट्स। अब देखो हमको यहाँ पर यूनिट नहीं पता, वैसे यूनिट क्या हो जाएगी, ध्यान है आपको। देखो अगर आप याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती थी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और एरिया की यूनिट होती थी मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की जो एसआई यूनिट बनती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाती है या वोल्ट मीटर हो जाती है। ये दोनों ही फ्लक्स की एसआई यूनिट्स हैं, दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं अगर हमें वैल्यूज गिवन हो। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई यूनिट नहीं गिवन, यहाँ एरिया की कोई यूनिट नहीं गिवन, सिर्फ यूनिट्स लिखा है, हमें क्या पता कौन सी यूनिट है वो, एसआई भी हो सकती है, सीजीएस भी हो सकती है, तो हमें नहीं पता, इसलिए हम आंसर भी यूनिट्स लिख देंगे बस। समझ में आया सबको? बच्चों देखो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, अभी भी रात में पूरा दिन ऑफलाइन बैच पढ़ाने के बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प और मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।